हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स जीएफ एंड ईआर पढ़ रहे हैं। हिंदी में बोले तो सामान्य वित्त एंड लेखा नियम। इसका जो चैप्टर 1 है, 1 से लेकर चैप्टर 3 तक तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। जिसने नहीं देखा वो इसको देख लीजिए। अब हम इसका पढ़ रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। जिसने नहीं देखा वो उसको यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। आज हम इसका करेंगे पार्ट 2, ठीक है। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जो आपका चैप्टर 4 है, ये सरकारी धनराशि की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा, ऐसी धनराशि का कोषागार में भुगतान, इससे रिलेटेड है। इसमें नियम 42 से लेकर 60 तक के नियम दे रखे हैं। रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट मनी, इट्स कस्टडी एंड पेमेंट ऑफ सच मनी इनटू द ट्रेजरीज, ये चैप्टर का नाम हो गया, ठीक है। जो इसका पार्ट 1 था, पार्ट 1 के अंदर अपन ने इसका भाग 1 करा था, जिसमें सामान्य नियम एंड सामान्य नियम के अंदर जो 42 से लेकर 44 तक नियम हैं, जो भी धनराशि की प्राप्ति होगी, इसकी अभिरक्षा, है ना, धनराशि की प्राप्ति से रिलेटेड था। अब जो सेकंड नियम है, वो सेकंड भाग है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे रसीद बुकों का प्रारूप एंड अभिरक्षा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहेगी। और जाने से पहले हमने आपसे पूछा था एक क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या था, होमवर्क में क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों ने भी इसका आंसर नहीं दिया है कमेंट सेक्शन में, वो इसका आंसर लिखें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। बताइए इसका आंसर। जीएफ एंड ईआर के नियम 42, ठीक है, को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा किस तिथि को प्रतिस्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 29/11/2007 को था, 11/9/2013 को था, 5/12/2007 को था, या 25/4/1994 को था, ठीक है। तो देखो, आपको कोई भी डेट याद करनी है, 11, 9, 12, तो ये क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। आप ऐसे याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 29 है, मैं लिखता हूँ 29 नवंबर 2007, ठीक है। तो यहाँ पे आप नवंबर बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेगा, अच्छा नवंबर तो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये नवंबर थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे 2/9 और 2/7, ठीक है, 2/9 2/7 इस तरीके से डेट याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, ठीक है। तो 29 नवंबर 2007 को जीएफ एंड ईआर के नियम 42 को वित्त विभाग की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये चैप्टर नंबर 4 का हम पार्ट 2 कर रहे हैं आज, ठीक है। इसमें भाग 2 में दे रखा है रसीद बुकों का प्रारूप और उसकी अभिरक्षा। तो जो रसीद बुकें हैं, ये कौन सी रसीद बुकें होती हैं। जैसे मान लीजिए ये गवर्नमेंट की रसीद बुक है, ठीक है। ये रसीद बुकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई बुक खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर का नाम होगा, स्टोर नेम लिखा हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर उसकी स्टोर की संख्या होगी, यहाँ डेट लिखी होगी, ठीक है, डेट, और यहाँ पे नंबर लिखा होगा, जो भी है उसके नंबर लिखे जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, हेडिंग लिखी होगी, नाम वाम के लिए जगह स्पेस होगी, और यहाँ पर क्या होता है, अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे नाम और एड्रेस हो जाएगा, इस जगह पे नेम एंड एड्रेस लिखकर, और जिसको भी आप रसीद काट रहे हैं, और उसको जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे होंगे, पर्टिकुलर्स के अंदर क्या होंगे, आपके डेटा होंगे। जैसे आपने हिस्ट्री की बुक खरीदी, आपने ज्योग्राफी की बुक खरीदी, आपने मैथ्स की बुक खरीदी, आपने साइंस की बुक खरीदी, तो इनके नाम होंगे, ठीक है, इनके पूरे लिख देगा। फिर उसके बाद में जैसे हिस्ट्री की बुक 100 रुपये की थी, ये 200 रुपये की थी, ये भी 100 रुपये की थी, और ये 50 रुपये की थी, ठीक है। इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, ये अपना यहाँ पर इसके साइन करने की जगह होगी, यहाँ पर स्टैम्प लगा के साइन कर देगा। तो ये क्या होगा, ये रसीद बुकलेट हो गई। ऐसे ही क्या है, गवर्नमेंट की भी अपनी खुद की बुकलेट छापती हैं, ठीक है। ये इसलिए छापी जाती हैं कि जैसे जो भी ट्रांजेक्शन करने हैं, पेमेंट करनी है, उसके लिए ये रसीद बुकों को प्रिंटिंग की जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जो ये रसीद बुकें हैं, इनकी प्रिंटिंग ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल रसीद बुकें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रसीद बुकें हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में लग गई, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपने वो रसीद बुक में पेमेंट काटी अपने नाम से और गवर्नमेंट को भेज देंगे, तो गवर्नमेंट उस बंदे के नाम पे पेमेंट रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनकी कस्टडी, इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा सेफली सिक्योरली इनको रखा जाता है। ऐसा ही नहीं कोई, ये जनरल रसीद बुकें हो गई। अब जो ये रसीद बुकें होती हैं, इनका प्रारूप है ना, इसके बारे में पूछा गया। तो देखो, इसके 2 तरह के प्रारूप है। एक तो होता है सामान्य विभाग, जो जनरल डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग प्रारूप है। उनके लिए GA 55 के अंदर इन रसीद बुकों का प्रारूप छापा जाएगा, ठीक है। अगर कोई शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड रसीद बुकें छापी जानी है, तो वो किस प्रारूप में छापी जाएंगी, GA 56 के में छापी जाएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको रसीद बुकें छपवानी है, कोई सामान्य डिपार्टमेंट है, तो GA 55 में रसीद बुकें छापी जाएंगी। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की रसीद बुकें छापी जा रही हैं, तो उसका प्रारूप कौन से उसमें होगा, GA 56 के अंदर उसका प्रारूप है, ठीक है। कि इस प्रारूप में ये रसीद बुकें छपी जाएँ। और ये सभी जो भी रसीद बुकें छापी जाएंगी, इसमें जो
नंबर होगा, जैसे क्रमांक नंबर होगा कि जैसे ये जैसे मान लीजिए 0101 और 23 लिखा हुआ है, तो इसकी नेक्स्ट पेज पे 010124 होगा, 24 है ना। नेक्स्ट पेज हर रसीद बुक पर, हर पेज पर एक अलग संख्या होगी, और ये सब क्या होगा, मशीन से संख्याकित होंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ये गवर्नमेंट प्रेस के अंदर छापी जाती हैं ये रसीद बुकें। आ जाइए इसको पढ़ते हैं, इस नियम को। देखिए नियम 45 क्या कहता है। नियम 45 कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि नियम 45 कहता है रसीद बुकों का प्रारूप, फॉर्म ऑफ रिसीप्ट बुक, ठीक है। तो मशीन से संख्याकित रसीद बुकें प्रारूप GA 55, ठीक है, इसमें तो सामान्य विभाग हो गया, और प्रारूप GA 56 में शिक्षा विभाग के लिए प्रारूप डिसाइड किया गया है रसीद बुकों का, कि GA 55 में सामान्य डिपार्टमेंट, जो नॉर्मल डिपार्टमेंट होते हैं, अगर उसकी रसीद बुक छापी जा रही हैं तो GA 55 में जो प्रारूप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग रसीद बुकें छाप दी जाए, ठीक है। अगर शिक्षा विभाग के लिए कोई रसीद बुकें छापी जा रही हैं तो क्या करेंगे, GA 56 के अंदर जो प्रारूप दे रखा है उस प्रारूप का यूज़ करते हुए इनकी रसीद बुकें छाप दी जाए। और ये सब जो रसीद बुकें कहाँ छापी जाएंगी, गवर्नमेंट प्रेस के अंदर छापी जाएंगी, ठीक है, यहाँ से प्राप्त की जाएंगी। और सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा स्टैंडर्ड्स, मानक है ना, मानक प्रपत्र को ही फॉलो किया जाएगा, काम में लिया जाएगा, तब तक कि किसी विशेष विभाग या कार्यालय की सुविधा के अनुरूप विभागीय विनियमों द्वारा रसीद का कोई विशेष प्रारूप निर्धारित नहीं किया जाता, तब तक ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं इन्हीं को ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, खाली रसीद बुकें खजांची, कैशियर या सरकार की ओर से रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत ऑथराइज सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा, पर्सनल कस्टडी में ताले बंद कर रखी जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी रसीद बुकें छापी जाती हैं, अब देखो ये खजांची, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो खजांची क्या था, पहले ज़माने के अंदर एक राजा होता था, है ना। राजा के इधर 2 जने इधर बैठे रहते थे, कुछ व्यक्ति इधर बैठे रहते थे इस साइड में, ठीक है। अब ये था, ये वजीर होता था, यहाँ पर क्या होता था, फाइनेंस मिनिस्टर होता था, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर कैशियर होता था, ये जो भी हायरार्चिकल ऑर्डर है उसी के अंदर तो लोग बैठे रहते थे। अब ये क्या करता था, राजा जो भी लूटपाट करके पैसा लाता था या फिर जहाँ से भी पैसा आता था, ये किसको देता था, खजांची को देता था। खजांची क्या करता था, इसको कोषागार में जमा करता था, फिर जो भी उनके जो ट्रांजेक्शन होते थे, खर्चे होते थे, वो यहाँ से पे किए जाते थे, ठीक है। उसका हिसाब किताब कौन रखता था, खजांची रखता था। और आज के ज़माने में कौन रखता है, कैशियर रखता है, ठीक है। न्यू ज़माने में कौन रख रहा है, कैशियर रख रहा है। कैशियर का काम है जितना भी सरकारी पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कौन रखेगा, कैशियर रखेगा। तो ये जो कैशियर है इसको खजांची बोला जाता है, ठीक है। अब याद रख लेना नाम आसानी से, ठीक है। तो या सरकार की ओर से रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए जो भी ऑथराइज सरकारी कर्मचारी होगा उसकी पर्सनल कस्टडी, है ना, उसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताला बंद करके इस तरह की जो भी रसीद बुकें छापी गई हैं वो इसकी पर्सनल कस्टडी में रखी जाएंगी, क्योंकि इसी की जिम्मेदारी है, कैशियर की ही तो जिम्मेदारी है कि जो भी पैसा आएगा रिसीव किया जाएगा, ठीक है, उसको कहाँ खर्च करना है, कहाँ देना है, ठीक है। तो उसके लिए पर्चियाँ काट के देगा, तो ये कैशियर दे रहा है, तो इसकी पर्सनल कस्टडी में रखी जाती हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना नियम नंबर 45 के अंदर, ठीक है। और नियम नंबर 45 के अंदर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे मान लीजिए GF&AR के कौन से नियम में GA प्रपत्र संख्या 56 और 55, ठीक है, 55, या तो ऐसे बोल लीजिए GA 55 और GA 56 कहाँ वर्णित है। फिर ऑप्शन दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 41 के अंदर, ऑप्शन 2 42 के अंदर, ऑप्शन 3 45 के अंदर, ऑप्शन 4 47 के अंदर। बताइए GF&AR के कौन से नियम में GA मतलब पत्र संख्या जो रसीद बुकें छापी जाएंगी, GA 55 और GA 56 का प्रारूप दे रखा है 41 के अंदर, 42 के अंदर, 45 के अंदर या 47 के अंदर। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि नियम संख्या कौन सी है, 45 है, GA 55 और GA 56 से रिलेटेड। या फिर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर है एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है GA 55 और GA 56, ठीक है। तो इसके अंदर रसीद बुकों का जो प्रारूप दे रखा है, ठीक है, रसीद बुकों का जो प्रारूप दे रखा है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए नियम कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है या वैसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, नियम कौन सा हो जाएगा, नियम
45 हो जाएगा। नियम 45 में GA 55 और GA 56 में इसका प्रारूप नंबर वो नियम कौन से 45 के अंदर दे रखा है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि GA 55 और GA 56, ठीक है, का जो प्रारूप दे रखा है किसका, रसीद बुकों के लिए ही तो प्रारूप है। तो रसीद बुकों का जो प्रारूप दे रखा है नियम 45 में वर्णित है। और GA 55, ठीक है, और यहाँ पे लग जाएगा और GA दूसरी स्टेटमेंट आ जाइए। फिर मान ली यहाँ 45 दे रखा है, दूसरी स्टेटमेंट दे रखा है कि GA 55, ठीक है, GA 55 मैं लिख देता हूँ, GA 55 और GA 56, ठीक है। ये GA 55 तो डील करता है शिक्षा विभाग, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और GA 56 डील करता है जनरल डिपार्टमेंट, सामान्य डिपार्टमेंट से। तो क्या ये स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है बताइए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा को इंटरचेंज कर दिया कि GA 55 तो डील करता है जनरल डिपार्टमेंट से, ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और GA 56 डील करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है डेप्थ में घुसकर, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। रसीद बुकों के उपयोग में लेने से पूर्व उसमें दिए गए प्रपत्रों की संख्या गिनी जाएगी। अच्छे से जो भी ये कैशियर है पूरा देखेगा कि भैया इसके अंदर 100 पेज हैं कि नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए रसीद बुक दी और 95 पेज है और 100 पेजों का दे दिया, तो 5 पेज ये कैशियर कहाँ से देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान, ये इसकी अभी रक्षा में पर्सनल कस्टडी में, तो इसको पूरी संख्या गिननी होगी। इसमें कितने पेज छपे हैं कितने नहीं है। अंकों को पुस्तक में किसी एक जहाँ पर कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लिखना होगा जहाँ पर ये आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक कोने में छुपा के लिख दिया जाए, इस तरीके से लिखा जाएगा कि भाई जो भी पेज नंबर है वो सब आसानी से दिखाई दे सके, ठीक है। और अंक जब ये आसानी से दिखाई दे सके उस पर अंकित कर DDO द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब देखो DDO आपको चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ाया था तो DDO की फुल फॉर्म बताई थी। कितने बच्चों को याद है कितने बच्चों को नहीं है वो जल्दी से बताइए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि DDO की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है DDO की फुल फॉर्म, ठीक है। उपयोग में ली जाएगी रसीद बुकों को प्रतिपर्ण, ठीक है, काउंटर फॉइल खजांची के पास रखे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एक तो मेन रसीद हो गई, इसके नीचे अपन कार्बन कॉपी लगाकर फिर क्या करते हैं, कार्बन कॉपी लगाने के बाद में एक नीचे एक और दूसरी रसीद होती है। जब ऊपर लिखते हैं तो कार्बन से दूसरी पेज पे छप जाता है। तो जो काउंटर फॉइल कॉपी होगी वो किसके पास रहेगी, कैशियर के पास रहेगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काउंटर फॉइल जो कॉपी होगी वो किसके पास होगी, कैशियर के पास होगी। यहाँ से खजांची बोल लीजिए, कैशियर बोल लीजिए, ठीक है। रसीद बुकों का लेखा उपरोक्त GA प्रारूप में रसीद बुकों की प्राप्ति, निर्णय एवं शेष का उचित लेखा रखा जाएगा, ठीक है। और जो भी उपयोग में ली गई रसीदें हैं जब भी लौटाई जाएंगी उनका हिसाब भी इसी प्रारूप में रखा जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखें नियम नंबर 46 क्या कहता है। नियम नंबर 46 क्या कहता है, भुगतानकर्ता को रसीद देना, ग्रांट्स ऑफ रिसीव टू द पेयर्स, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो पेमेंट करेगा भैया उसको रसीद काट के दी जाएगी। मान लीजिए आप हो, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपका नाम लिख दिया मिस्टर ए, ठीक है। आप हैं मिस्टर ए और यहाँ पर उनका नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर डेट आ गई, जो भी डेट है। अब यहाँ पे मिस्टर ए को जो भी मिस्टर ए ने पेमेंट करी है जिस भी चीज़ के लिए वो सारे हेडिंग लिख देंगे, यहाँ पेमेंट लिख देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट लिख दिया जाएगा और जो DDO है यहाँ पर अपने साइन कर देगा, ठीक है। जो भी ऑथराइज्ड प्राधिकृत अधिकारियों को वो यहाँ पर साइन कर देगा अपने। तो अब देखो नियम नंबर 46 कहता है भुगतानकर्ता को रसीद देना। तो सरकार की ओर से राशि प्राप्त करने वाला जो सरकारी कर्मचारी होगा पेयर को एक रसीद देगा। रसीद कार्यालय अध्यक्ष उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। जो भी है ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर भी हो सकता है, कार्यालय अध्यक्ष हो सकता है, या इसके द्वारा कोई भी प्राधिकृत सरकारी अधिकारी हो सकता है जो इस पर साइन करेगा, ठीक है। वह अधिकारी रसीद पर हस्ताक्षर करते समय यह प्रतिपूर्ण काउंटर फॉइल पर लघु हस्ताक्षर करते समय यह सुनिश्चित करेगा, मतलब यानी सेटिस्फाई होगा कि जो भी पैसा लिखा गया है, जो भी रोकड़ पुस्तिका में उचित रूप से इंदराज कर लिया गया, जो भी पैसा लिखा जा रहा है, जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखा जा रहा है ना, वो पूरी तरीके से सही है। उतना ही पैसा रिसीव हुआ है जितना लिखा जा रहा है, या उतना ही आप सामान, मतलब जो भी रिसीव कब काटेंगे, या तो सामान दे रहा है या आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तब आप रिसीव काट सकते हैं, दोनों में ही रिसीव काटी जाएंगी। तो ये है, तो ध्यान रखना, ठीक है।
बिलों की वसूलों के मामले में रसीद जहां धनराशि की वसूली नकद में न की जाकर किसी बिल के भुगतान में कटौती या पूर्ण विवरण देते हुए की जाती है तो रसीद तभी दी जाएगी जब भुगतानकर्ता विशेष रूप से ऐसा चाहता हो कि बिल में से कटौती के वसूली किए जाने के तथ्य को रसीद में स्पष्ट रूप से अभिलिखित करना चाहिए। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। भुगतानकर्ता को दी जाने वाली समस्त रसीदों पर मूल में से तथा नियम 54(2) में निर्धारित पत्र संख्या कौन सी है? GA 57। ठीक है, GA 55, GA 57। बताइए 55 और 56 ये अपन ने 2 पढ़े थे, ये किससे डील कर रहे हैं? और GA 57 में क्या है कि भैया जो मूल रसीद जो भी दी जाएगी, ठीक है, उसमें अगर मान लीजिए कोई धनराशि है, शब्दों में देखो GA 55 GA 57 कहता है कि जैसे मान लीजिए जो भी आप रसीद काटेंगे तो इसमें क्या है, जो अमाउंट लिखा जाएगा वो वर्ड्स के अंदर भी लिखा जाएगा, ठीक है, और नंबर्स के अंदर भी लिखा जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड्स और नंबर के लिए कौन सा GA बताता है? GA 57 बताता है। GA 55 कौन सा प्रारूप बता रहा है? GA 55 बता रहा है जनरल डिपार्टमेंट के लिए, और GA 56 बता रहा है किस विभाग के लिए? शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए GA 56 है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चालान की ऐसी अन्य प्रतियां धनराशि शब्दों और अंकों में लिखी जाएंगी तथा नकद प्राप्त भुगतान प्राप्त की मुहर के ऊपर पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएंगे। तथापि चालान की अन्य प्रतियों पर नकद प्राप्त भुगतान प्राप्त की मुहर पर उसमें पहले दर्शाई राशि पर लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्राप्त की गई धनराशि के लिए चालान पर प्रति स्वीकृति के रूप में बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा केवल मूल प्रति पर, है ना, जो भी बैंक का अधिकारी होगा जो पेमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, मेन कॉपी पे ही साइन करता है, नीचे वाली कॉपी पे तो कार्बन कॉपी से डायरेक्ट साइन हो जाते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर किए जाएंगे। और अन्य ऐसी प्रतियों पर जो भुगतानकर्ता को लौटाई जानी आवश्यक हो प्रति स्वीकृति के रूप में उसके द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नियम नंबर 47 क्या कह रहा है। नियम नंबर 47 कह रहा है कि रसीदों की डुप्लीकेट प्रति जारी करना, इशूइंग ऑफ डुप्लीकेट कॉपी। तो ये डुप्लीकेट कॉपी है ना, बस इसको याद कर लीजिए कि डुप्लीकेट कॉपी के लिए नियम कौन सा है? 47 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो मेन रसीद है क्या इसकी डुप्लीकेट कॉपी, जैसे आप हो, मैं हूँ, है ना, मैंने कोई पेमेंट करी थी तो उसकी मेरे को रसीद दे दी कि भैया आपने इस तारीख को पेमेंट करी थी, अब ये मेरे से खो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये है हमारे सामने मेन रसीद है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का नाम आ गया, यहाँ पर उसका नंबर आ गया, यहाँ पे डेट आ गई। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम आ गया, यहाँ पर एड्रेस आ गया और यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट आ गया। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये अमाउंट्स ये पर्टिकुलर की जगह होती है और अमाउंट्स। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हो जाएगा इस जगह पर। अब ये मेरे से ये खो गई, ठीक है, मेरे पास है ही नहीं। अब मैं जाऊँगा डिपार्टमेंट में और बोलूँगा कि भैया ये वाली जो मेरी रसीद मेन खो गई है, मुझे दूसरी इशू कर दो, तो क्या इशू कर देंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा लगाया कट कि भैया ये आपसे खो जाती है तो आपको जो इसकी कॉपी है वो इशू नहीं करी जाएगी। ठीक है, ऐसे जब तक आपको अनटिल एंड अनलेस कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, कोई कोर्ट ऑर्डर हो, है ना, कोई विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो कि हाँ ये रसीद वापस इशू करी जाए, तब तो करनी पड़ेगी। पर जनरली इस तरीके की कोई रसीद इशू नहीं करी जाती है अगर आपसे खो जाती है तो। बस आपको क्या है, ऐसा एक पर्टिकुलर बना के दिया जा सकता है कि इस तारीख को आपसे ये पेमेंट रिसीव करी गई थी और इस चीज़ के लिए पेमेंट करी गई थी, पर मेन जो रसीद है वो वापस से इशू नहीं करी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नियम नंबर 47 में डुप्लीकेट कॉपी नहीं इशू करी जाती है जनरली। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर हो, कोर्ट ऑर्डर हो, ठीक है, कोई विशेष ऑर्डर ना हो तब तक नहीं करी जाएगी। ये आ जाइए। कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राप्त की गई धनराशि के लिए दी गई रसीदों की डुप्लीकेट कॉपी इस अभिकथन के आधार पर जारी नहीं करेगा कि मूल प्रति कॉपी खो गई है। मूल प्रति खो गई है, यदि ऐसे दस्तावेज की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित फीस का भुगतान करने पर केवल यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, उसको प्रमाण पत्र दे देंगे कि इस दिन इस लेखे में यह राशि इस व्यक्ति से प्राप्त की गई थी और मूल प्रति खोने पर डुप्लीकेट रसीद जारी किया जाना मना है। परंतु ऐसे प्रकरणों जिसमें डुप्लीकेट रसीद तैयार कर मूल प्रति के साथ संलग्न करना नियमानुसार या सरकार के विशेष आदेशों से आवश्यक है, वहाँ ये प्रावधान लागू नहीं होता। फिर वहाँ तो क्या होगा, जो डुप्लीकेट रसीद है वो इशू करनी ही पड़ेगी। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विनिर्दिष्ट दिन धनराशि जमा करने के संबंध में प्रमाण पत्र ऐसी फीस जो समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी वसूल करने के बाद ही जारी किया जाएगा। इस प्रकार के प्रमाण पत्र देने के प्रार्थना पत्र पर केवल उन निक्षेपों डिपॉजिट्स के संबंध में ही स्वीकार किए जाएंगे जिनकी प्रतियां कोषागार में सुरक्षित रखी गई हैं। ठीक है, चालान की प्रति तथा प्राप्तियों की अनुसूची देने से सत्यापित की जा सकती हो और ऐसे निक्षेप डिपॉजिटों के संबंध में जो 3 वर्ष से अधिक पुराने हो गए हैं
तथा उनका सत्यापन कोषागार में सुरक्षित रखी गई चालानों की प्रतियों से करना संभव नहीं हो, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है जो 3 साल से पुराने डेटा हों। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 3 3 ईयर्स हो गए हों, 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, अगर 3 साल या 3 साल से अधिक साल हो गए हैं तब इस तरीके का आप कोई पुराने डेटा की कॉपी चाहते हैं, रिसीप्ट चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको नहीं मिलेगी, ये वाली बात है, फिर वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चंस। बताइए, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क का क्वेश्चन है। जब तक किसी चेक का क्लियरेंस नहीं हो जाए भुगतानकर्ता को किस पत्र में केवल चेक प्राप्त करने की रसीद दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैं नियम बता देता हूँ। नियम नंबर है नियम 44। ठीक है, तो नियम 44 में इनमें से कौन सी जीए के बारे में बात की गई थी? तो ये जीए 55, जीए 56, जीए 52 और जीए 45। बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के लिए रसीद बुकों का प्रारूप किस प्रपत्र में निर्धारित है? शिक्षा विभाग के अतिरिक्त पूछा है, अदर देन द एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो उसके लिए जो रसीद बुकों का प्रारूप है वो कौन सी जीए में वर्णित है उसके बारे में। जीए 52 में, जीए 55 में, जीए 56 में, जीए 19 में। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर ये आपके लिए होमवर्क हो गए। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।